हिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज की वीडियो हम बात करेंगे तुम्हारे चैप्टर 2 ऑफ द हिस्ट्री, जो कि है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। पूरी 1 घंटे की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर तुम इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम और तुम्हें रिवाइज नहीं करना, तुम्हें पहली बार पढ़ना है, तो तुम उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर रेफर करना। बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रखी है सारे चैप्टर्स की। अगर हम रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले तुम्हारी ये है चैप्टर नंबर 2, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ का मतलब क्या? कोई चीज बढ़ना, और नेशनलिज्म ऑफ तो चलो इंग्लिश का वर्ड ही है, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? अब नेशनलिज्म इज अ ट्रिकी वर्ड, इसको काफी रेंज में समझा जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू जो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में, जो तुम्हारे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में होगा, मैं उस तरीके से अगर समझाऊं तो ये जो नेशनलिज्म वर्ड है ना, ये सिंपल है कि फीलिंग ऑफ वननेस है। ये फीलिंग ऑफ वननेस है, और जो कॉमन कॉन्शियस लोगों के दिमाग में आ गई थी, आ रही थी, ठीक है, उन लोगों के दिमाग में आना। या फिर तुम ये सब छोड़ दो, सिंपल अगर मैं सब बताऊं कि लोगों के दिमाग में ना ऐसा एकता बनना, लोगों के दिमाग में लगना कि यार हम सब एक हैं, कॉमन है, ठीक है, कॉमन कॉन्शियस आना कि सबको यही लग रहा है कि हम एक है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उनकी या तो उन्होंने कोई हिस्ट्री पास शेयर करी है, उनका ट्रेडिशन से में, या ऐसे बहुत बहुत रीजंस करके, ठीक है, उनको ऐसा वननेस की फीलिंग आना, उसे हम नेशनलिज्म बोल देते हैं। या ये होता है तो सिंपल तुम्हारा फीलिंग ऑफ वननेस है, वो। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर की। ये चैप्टर तुम्हारा काफी रिड्यूस हो चुका है, तो मैं तुम्हें पूरा वही बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर रिवीजन नहीं करनी, पहली बार पढ़ना है, तो उन वीडियोस को रेफर करना जो कि डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अब फॉर्म्स की बात करें, फैक्टर्स की बात करें। फैक्टर्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा आता है रोल ऑफ द प्रेस। रोल ऑफ द प्रेस मतलब कि हमने देखना है कि नेशनलिज्म इंडिया में ग्रो कैसे हुआ। इससे पहले तुम देखोगे काफी तरीके के रीजन्स थे इंडिया में, ठीक है, काफी मतलब अलग अलग राज्य थे, कोई ये समुराय, कभी वो साम्राज्य, ये वो ऐसे बहुत थे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती थी कि वो पूरे इंडिया पे राज नहीं करते थे, कोई किसी एरिया पे, कोई किसी एरिया पे। हाँ, कुछ ऐसे जैसे मौर्यन एम्पायर, ये वो जैसे रहे हैं, चाणक्य जैसे, जो जिन्होंने काफी हद तक इंडिया को कवर किया, ठीक है। मराठा किंगडम में भी काफी ऐसा बहुत बड़ा रीजन था। बाद में मुगल आए, उनका भी। लेकिन बात क्या थी कि इन्होंने कवर तो किया, लेकिन जो भी उनके बंदे थे ना, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग थी उनके राजा के प्रति, उनकी लैंड की प्रति नहीं। उनको ये देश की कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो थी नहीं, ठीक है। बस देखो, आज के इंडिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें अखंड भारत की, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह सब आता था। तो मतलब तुम देखोगे काफी ऐसे रीजन्स हैं जो इंडिया में पूरा थे, और कई कई अफगानिस्तान तक रेंज करते थे, ठीक है। कई थे जो सिर्फ साउथ में थे। तो ऐसा बहुत डिवाइडेड था चीजें। यहाँ पे हमें पहली बार आने लगा कि हाँ, हम एक है, हम एक है। इनके कुछ रीजंस थे, क्योंकि हम पे अत्याचार बहुत हो रहे थे। क्या? सबसे पहले तो देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बहुत तगड़े लेवल पे हो रही थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना कोई भी खुश नहीं था। तुम यहाँ पे देखो, जो कोई भी और साम्राज्य था या कुछ भी था, एम्पायर थी, उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर बंदे खुश थे, उनको लाश देके करवा दिया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ मेजॉरिटी बंदे दुखी थे, इंडियंस, सब के सब। तो इसलिए सब इकट्ठे आए। जैसे गरीब से गरीब ले लो, ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक के उसके स्केल पे देखूं, तो तुम मतलब देखो, जो बहुत गरीब है उनको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, उनको फार्मिंग वाले जो हैं उनको इतने टैक्स देने पड़ रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, उनको बहुत अत्याचार हो रहा है, राइट। और इतना उनको रिटर्न भी नहीं मिल रहा वो चीज़ें जो बेच रहे हैं। उसके बाद जो आर्टिफैक्ट्स और जो क्राफ्ट्समैन थे, जो अपना बुनाई वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे, उनके जो मतलब रॉयल किंग्स वगैरह थे, उन्हें देते थे सबके, भाई तुम ये ग्रांट रखो और तुम हमारे लिए ये करना, वो करना। वो खत्म हो गए, फैक्ट्रियों में वो बनाते थे, इनको लोड़ ही नहीं थी ब्रिटिशर्स को इनकी, तो वो भी गुस्से हो गए। उसके बाद जो अमीर लोग थे उनका भी वो चला गया, बिकॉज उनके, अब देखो, जो वर्किंग क्लास थी उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। और जो थोड़े पढ़े लिखे थे, ठीक है, अमीर या पढ़े लिखे हम बोले, उनको भी क्या था यार कि वो उनको दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, बेसिकली पढ़े लिखे थे। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैंने बस इतना बताया ताकि तुम्हें चैप्टर ना समझ आ जाए। उसके बाद एक आता है रोल ऑफ द प्रेस। उसके बाद ना धीरे धीरे इंडिया में प्रेस बढ़ने लगी। प्रेस बढ़ने लगी मतलब क्या? प्रेस होने लग गई, इंडस्ट्री बनने लगी। नहीं, प्रेस का मतलब होता है कि भैया प्रिंटिंग के जो न्यूज़पेपर, ये वो चीज़ें हैं, ये सब फैलने लगी, और उससे इंडिया का काफ़ी विकास हुआ, काफ़ी इंडिया में वो चीज़ें फैली। रोल ऑफ द प्रेस में अब कौन सी उस टाइम पे, इन ये जो टाइम है, ठीक है, हमने 1857 के अगला चैप्टर है, तो ये उसके बाद का टाइम है डेफिनेटली। इनमें कौन सी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उठे, मैगजीन्स, या फिर द बंगाली, द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सचेंज ऑफ, ये काफ़ी ना, ये सारी मतलब बंगाली, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो तुमने देखा होगा आज के टाइम पे भी है, ठीक है। और ये तब की शुरू हो रखी है, और तब में ये लोगों में क्या काम करती थी मेनली, ताकि हम लोगों में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो पाए, ठीक है, वो आपस में आइडियाज़ कन्वर्सेट कर पाए, और जो अनजस्ट पॉलिसीज है उनके खिलाफ बोल पाए ब्रिटिशर्स की, और साथ में पैट्रियोटिज्म को प्रमोट कर पाए पूरे इंडिया में और लोगों तक, ठीक है। बेसिकली ये इनका रोल ऑफ द प्रेस था, हम समझते हैं। अब मैंने ये पहले क्यों पढ़ाया भैया, ऐसे एम ही थोड़ी, ये ऊपर वाले छोड़ दिया, नहीं, कुछ वजह होगी। वजह क्या है? वजह हम पढ़ते हैं अब ना। जो अब इंडिया में काफ़ी जो वाइसरॉयज है, उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए, काफ़ी उन्होंने जुल्म किए, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज लेके आए।
हम एज अ कॉलोनी थे ना, हम एज अ ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उस टाइम पे, तो वो काफ़ी ना हमें रिप्रेस करने की और दबाने की काफ़ी पॉलिसीज लेके आए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो एक थी लॉर्ड लाइटन, ये रिप्रेसिव है, ये थोड़ी अच्छी चीज़ पर हो नहीं पाई, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। लॉर्ड लाइटन, अब लॉर्ड लाइटन ना वाइसरॉय थे। सबसे पहले कौन से, जल्दी से मुझे बताओ, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तुम्हें पता होगा। द फर्स्ट वाइसरॉय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद बना था, मतलब उसके टाइम के अकॉर्डिंग बना था, वो था लॉर्ड कैनिंग्स। एंड उसके बाद हम अगर बात करें, अभी हम एक और पढ़ेंगे, ठीक है, सब राइपन वगैरह के बारे में सब पढ़ते हैं, तुम टेंशन ना लो। लेकिन 1876 से 1880, 1876 से कौन, 1880, समझ रहे हो, इनके बीच में ये टाइम फ्रेज में लॉर्ड लाइटन, इस फ्रेज में कौन, लॉर्ड लाइटन। एंड ही वाज रियली लाइक, तुम कह लो क्रूएल और लाइक पूरा लाइक इंडिया के अगेंस्ट, तुम कह लो, मतलब काफ़ी इन्होंने राइट्स छोड़े, छीने हैं इंडिया के। सबसे पहला कांड क्या किया, इस बंदे ने काफ़ी कांड किए, ठीक है, जिससे इंडिया गुस्से हो गए इंडिया के लोग। सबसे पहला था ग्रैंड दरबार, ठीक है, जो ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ 1877, 76 to 80, इतने साल, 5 साल बस, ठीक है। उसमें भी अगर पहले दूसरे साल ही अपना 77 में ही ग्रैंड दिल्ली दरबार कर दिया। ग्रैंड दिल्ली दरबार में क्या चीज़ की कि भाई वहाँ पे रानी को बुला लिया कि जी क्वीन विक्टोरिया आप सबकी रानी है, ये है वो है, इतना पैसा लगा, लोगों के टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किए गए, ये वो, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ, लाखों में करोड़ों में पैसा खर्च हुआ। लेकिन उसी टाइम पे बंगाल में और काफ़ी रीजन्स में, ठीक है, वहाँ पे आई थी फेमाइन, वहाँ पे बाढ़ नहीं बोलते, वहाँ पे आई थी, सूखा पड़ गया था, ठीक है, वहाँ पे फसलें नहीं उग रही थी, सब ऐसे लोगों मर रहे थे भूखे, उनके रिलीफ के लिए कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हमसे टैक्स कलेक्ट करके हमें ही खाना नहीं दिया जा रहा। कैन यू थिंक अबाउट इट, किस चीज़ पे पैसे खर्च हो रहे हैं बिना कोई बात के कि भाई तुम्हारी नई रानी आ गई है, हमें क्या फ़र्क पड़ता, तुम तो वैसे भी हम पे जुल्म ही कर रहे हो, कोई भी रानी आके करे, तुम समझ रहे हो। तो इंडियंस यहाँ पे पहले गुस्से हुए। उसके बाद इस बंदे ने क्या कांड कर दिया, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ले आया अगले साल ही 78 में। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्या बोलता था, वो बोलता था, मतलब जो प्रेस में लिखा था, एक्ट में क्या लिखा था कि कोई भी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस होती है ना, जो इंडिया की लैंग्वेजेस है, हिंदी है, वो सब उनमें जो प्रेस है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी छाप नहीं सकती, अगर छापेगी तो फिर टाइ फिश इलीगल होगा बेसिकली, ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, ये कर दिया, मतलब कुछ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, बेसिकली वो चाहते थे कि मतलब जो ब्रिटिशर्स करें वही वो छापे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकती थी, ये एक लॉ बना दिया गया, ठीक है। अब तो हम कहते हैं ना आजकल के फ्रीडम क्या कहते हैं उसे, न्यूज़ फ्रीडम इंडेक्स क्या है इंडिया का, कितनी ज़्यादा ऐसे हम प्रेस फ्रीडम है हमारे में, ये वो चीज़ें, और बाकी देशों का देखते हैं हम, वो एक है कि ठीक है कई जगह पे है बायसनेस, कहीं पे नहीं है, लेकिन उस टाइम पे लॉ था। आज के टाइम पे लॉ नहीं है कोई कि तुम बोल नहीं सकते, इंडिया की सरकार की कभी बुराई नहीं कर सकते या कुछ, उस टाइम पे लॉ बना रखा था, ठीक है। सो इट वाज रियली लाइक फ्रस्ट्रेटिंग फॉर इंडियंस, क्योंकि मैंने पहले ये इसलिए पढ़ाया कि ये सब फैला, लोगों में पेट्रोलिज्म फैला, उनको लगा कि यार ये तो दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या लॉ निकाल दिया, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट निकाल दिया, हमारे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। अब अगला है, उसी साल में आ गया इंडियन आर्म्स एक्ट, फिर लॉर्ड लाइटन साहब ने एक और कांड किया, इंडियन आर्म्स एक्ट निकाल दिया। अब ये एक्ट वैसे कंपेयर देखा जाए तो ठीक है, तुम खुद सोच के देखोगे कि इंडियन आर्म्स ये क्या कहता है कि कोई भी बंदा के पास हथियार नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस, मतलब अगर उसे हथियार वो एक्वायर करना है, हथियार लेना है, हथियार रखना है अपने पास, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो विच इज़ अ कॉमन थिंग टुडे, बट उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम पे लाइसेंस वगैरह का इतना रिवाज नहीं था। अब ये अच्छी चीज़ है, तुम्हें लगेगा ठीक है यार इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन बात दिक्कत की यहाँ पे आ जाती है, ये सिर्फ इंडियंस में अप्लाई होता था। अगर इंडियन के पास ऐसी गन वगैरह पकड़ी गई या कोई ऐसा पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी भैया, तुम्हें फिर लाइसेंस चाहिए उसके लिए, नहीं मिला तो फिर जेल में है वो। अगर कोई ब्रिटिशर को कोई दिक्कत नहीं, भाई तू तो ब्रिटिशर है, तू तो जो मर्जी कर, तुझे नहीं हमने रोकना। यहाँ पे दिक्कत आई, यहाँ पे काफ़ी लगा कि यार बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ पे। ये एक्ट सबके लिए लेके आते हैं, अगर लेके आना, ये क्या कि सिर्फ इंडियंस के पास पकड़ा गया तो जेल, उनको फिर कोई छुएगा भी नहीं ब्रिटिशर्स को। और उसके बाद क्या, मैक्स एज जो थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जो आज के टाइम में हम यूपीएससी जैसे कंपेयर करूँ अगर मैं, ठीक है, तो वैसे ही मतलब पुलिस वगैरह में ऐसी सिविल सर्विसेज में भर्ती होने के लिए जो एग्जाम दिया जाता था, उसकी मैक्स एज फॉर इंडियंस ओनली 21 साल थी पहले, उसको 19 कर दिया। कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, कि मतलब पहले 21 साल, आज के डेट में ना जनरल कैटेगरी के आई गेस 30 है, 30 ईयर्स, उसमें भी अटेम्प्ट वगैरह मतलब काफ़ी कंडीशन है, बट 30 और कई और कैटेगरीज 32, 34 ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। उस टाइम पे 21 थी, उसको भी कम करके 19 कर दिया कि भाई आ ही ना पाए इंडियंस। आज के टाइम पे तो ऐसा है ग्रेजुएशन के बाद ही तुम दे सकते हो, तुम खुद सोच के देखो यार 19 साल में, मतलब 19 के बाद नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो 18 का होगा बंदा तो देगा ना। 18 में बंदा क्या कर लेता है, 18 में अगर तैयारी करनी तो 16 से बंदा तैयारी करेगा, या जो भी 1-1.5 साल लगाएगा, तो भाई 10वीं में पढ़ने लग जाओ। वो भी तुम्हारा सिस्टम अभी इंडिया की जो मतलब एजुकेशन है उससे काफ़ी डिफरेंट टाइप के तुम एग्जाम्स लेते हो।
कितना रिप्रेस किया जा रहा है इंडिया को, मतलब कोई कसर ही ना छोड़ो। नो इम्पोर्ट ड्यूटीज, तो जो बाहर से चीजें आती थी उन पे इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाते नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स को मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और हमें महंगे दामों में बेचो, हमें लॉस ही लॉस, हमें तो नुकसान ही नुकसान। तो बेसिकली ये इम्पोर्ट ड्यूटीज भी नहीं लगाते थे, उससे भी इंडिया को काफी लगा कि हम बेच नहीं सकते। उनसे जो बाहर से चीजें आ रही हैं तो ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देना पड़ रहा, पर हम अगर बाहर भेजने की कोशिश करें, हम पैसा कमाने की कोशिश करें, हम पे इतना टैक्स, हम पे बिना बात के टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज लॉर्ड लाइटन की। अब इसके बाद एक और चीज होगी जिससे इंडियंस को काफी गुस्सा चढ़ा। एक बंदा था यार सीपी इल्बर्ट नाम का, सीपी इल्बर्ट, ही वाज लाइक, तुम कह सकते हो कि थोड़ा ऐसा इक्वालिटी पसंद गाय, जो ये मानता था कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए बच्चे का। तो इल्बर्ट बिल इस बंदे ने लेके आया था। देखो एक बिल और लॉ में ये फर्क होता है कि जो पार्लियामेंट में, अगर मैं आज के टाइम की एग्जांपल दूं, लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, क्या ये लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो बिल है, अगर बन जाए, वो बिल पास हो जाए, उसे हम लॉ बना देते हैं, वो लॉ कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, ग्राउंड वर्क हमने स्टैब्लिश कर लिया। अब इल्बर्ट बिल 1883 में आया था ये ना। अब ये बंदा तो ले आया बिल, लेकिन इसको सपोर्ट किया था लॉर्ड राइपन ने 1883, ये 1880 तक था। उसके बाद कौन अगला वाइसरॉय आया इंडिया का, वो आया जो तुम्हारा था लॉर्ड राइपन। अब लॉर्ड राइपन ने क्या किया, इसको सपोर्ट कर दिया, लेकिन काफी इसमें डिबेट होगी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ऐसे अगेंस्ट हो गए ना, ब्रिटिशर्स ने इतनी बेइज्जती करी लॉर्ड राइपन और एल्बर्ट वगैरह की, ऐसे लोगों की, यार ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा। और ये पास नहीं हुआ, ठीक है। ये पास हुआ 80, उसके बाद काफी सालों बाद, मतलब 2-3 साल बाद, लेकिन उसका पूरा उन्होंने ना बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, मतलब जो चीज वो कह रही थी उसका बदल दिया, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कहती क्या थी कि यार इल्बर्ट बिल ये था कि अगर कोई जैसे, मतलब जो ब्रिटिश के जो जजेस हैं और जो इंडियन जजेस हैं, इनको इक्वल दर्जा दिया जाए। अभी जैसे अगर ब्रिटिश का कोई बंदा गलत करे तो उसे ब्रिटिश का ही जज सजा देता है, और इंडिया का बंदा गलत करे तो इंडिया का जज सजा देता है। लेकिन इंडियन जजेस अगर सेम क्वालिफिकेशन है तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए कि भाई आगे जो कल्प्रिट है वो कौन है, वो कोई भी हो, चाहे ब्रिटिशर हो चाहे इंडियन हो, इंडियन और ब्रिटिशर कोई भी जज उसे सजा दे सकता है, कोई भी, ठीक है। मैंने इक्वल करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली, वो हो नहीं पाया, तो फिर इसमें लोगों को काफी दिक्कत हुई। और इससे सीधा सीधा पता लग रहा है, देखो जब तक कोई चीज के बारे में सोचा ना जाए तो वो इग्नोर होती है, लेकिन जब उन्होंने सामने से आके मना किया कि नहीं भाई ऐसा रूल नहीं बन सकता, उनसे पूछो क्यों, उनकी मेंटालिटी पता लग रही है ना यहाँ पे, क्यों नहीं लॉ बन सकता भाई, हम तुम्हें क्यों नहीं सजा दे सकते। अगर कोई जज है वो क्वालिफाइड ही है ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। तो लेकिन फिर उससे पता लगा कि यार ब्रिटिशर्स के दिमाग में बहुत सुपीरियरिटी है, उनको लगता है कि हम हैं ऊंचे, मतलब ब्रिटिशर्स हैं ऊंचे और इंडियंस तो कुछ नहीं है हमारे सामने, नीचे। ये सीधा सीधा दिखा इस चीज से, मतलब आम लोगों से लेके पुलिस, जो सिविल सर्वेंट्स थे वहां से लेके पूरी सरकार, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, सबने ये रिसेंट किया, सबने दिक्कत दी। 1-2 बंदे थे लॉर्ड राइपन, उनको कहीं का बख्शा नहीं, इतनी बेइज्जती करी, इतना दिक्कत करी। तो ये कुछ चीजें थी जिससे हमें पता लगा। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी आए। अब तुम कहोगे भाई देखो रिलीजन इज ऑलवेज अ ग्रेट पार्ट इन इंडिया, ठीक है। कोई भी चीज हो उसमें इंडिया में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो इसमें भी मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हें डिटेल्ड जानना है तो तुम पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही नाम है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले। इनके भी तुम्हारे सिलेबस में ऐसे ही लिखा कि यार तुम्हारे कोई 2 मैं इनके कुछ अचीवमेंट्स और ऐसे, मतलब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बताऊं, तो उसमें हम लेकिन देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, अगर बाई चांस कुछ आ गया तो हम सब जानेंगे। राजा राममोहन रॉय वॉज अ बंगाली, ठीक है, बंगाल, ठीक है। उसके बाद इनको ना ये मानते थे कि यार यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन होनी चाहिए, उसकी वजह से उन्होंने यही ग्राउंड वर्क है। मोनो, मतलब एथिस्ट एक चीज होती है कि वो मानते ही नहीं, पर एक होता है कि भाई हम एक ही मतलब भगवान में मानते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई ये है, कोई नाम नहीं है कि सारे भगवान एक ही अलग अलग रूप हैं, ठीक है। कहने की बात ये, उनका ये मानना था। तो यूनिटी इन ऑल रिलीजन मानते थे, इसकी वजह से उन्होंने आत्मीय सभा बनाई इसी बिलीफ के बेस पे। अब 1828 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लिखोगे ना कोई 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस तो इसमें ये जरूर लिखना, 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया। उसके बाद उन्होंने सती को इलीगल करार कर दिया, ठीक है। वो ये चाहते थे काफ़ी तरीके के, मतलब रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आना, चाइल्ड मैरिज, ये वो काफ़ी चीज़ों से दिक्कत में थी इनको, और अच्छी बात है, मतलब इन सब चीज़ों को दूर किया। और जैसे हम क्रेडिट देते थे ना कि सती प्रथा ये वो खत्म किसने करी है, खत्म करी है जी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके, की इंडियंस में ही है, ठीक है, नाम उनका है। तो अब हमें समझना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कल्चर में कोई अच्छी चीज थी नहीं, थी, इंडिया में कोई दिक्कतें थी नहीं, थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाई उनको पॉजिटिव लाइट दे दो पूरी। मैं आज के ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, बट उस टाइम पे जिन्होंने इंडिया के साथ गलत किया दैट वाज गलत, राइट। सो वी हैव टू नो दैट। अच्छा,
अब हम बात करते हैं कि सती को इलीगल कैसे किया। सती को इलीगल किया विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाज अनदर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, 1829 में किया गया। अब 1876 की हमने बात कर ली है वो, तो हमने उससे पहले का, सॉरी मैं वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उस टाइम पे तो वाइसरॉय नहीं होते थे सब। लेकिन बात क्या कि सती को इलीगल डिक्लेयर करवाया विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने लॉ पास किया, किसके कहने पे, कितना इतना परसिस्ट करने पे, राजा राममोहन रॉय के, ठीक है। उसके बाद में कुछ लिखना हो तो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा हुआ है, तो वो एक पॉइंट है, तुम लिख सकते हो। ज्योतिबा फूले जी की बात करें तो यार इनको ना, ये एक मतलब काफी पढ़े लिखे थे, अर्बन एजुकेटेड, लेकिन इनको ये ना सो कॉल्ड लो कास्ट थे, सो कॉल्ड लो कास्ट, मतलब उस टाइम पे जो नीची जाति मानी जाती थी उससे ये बिलोंग करते थे। एंड उससे इनको लगा कि यार मतलब इन्होंने जो कुछ खुद सहा उनसे उनको लगा कि नहीं यार मुझे इनके लिए कुछ करना है स्पेशली, ठीक है, वुमेन के लिए। इन्होंने देखो ज्योतिबा फुले का नाम है तो तुम एक तो वुमेन का पॉइंट बना सकते हो कि उनके राइट्स के लिए काफ़ी कुछ किया। और यहाँ पे जैसे है 1851 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, ठीक है। उसके बाद तुम लिख सकते हो अनटचेबल्स के लिए काफ़ी कुछ किया, नीची जाति वालों के लिए काफ़ी कुछ किया। मतलब नीची जाति वगैरह कुछ नहीं होता, बट उस टाइम पर लोग मानते थे तो मुझे कहना पड़ रहा है। 1854 में अनटचेबल्स जो स्कूल है वो खोला। उसके बाद सत्याशोधक समाज बनाया 1873 में। तो क्या क्या डेट्स है, 1851 में लड़कियों का, 1854 में अनटचेबल्स का और 1873 में सत्याशोधक समाज, ठीक है। बेसिकली यही है, इनके बारे में आप बाकी एक बार रीड कर सकते हो, वैसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस wasn't the first thing, wasn't the first only organization in the इंडिया के जो पॉलिटिकल थोड़ा पावर ले रही थी, पावर गेन कर रही थी, लेकिन इतने बड़े स्केल पे एक यही थी। हाँ कुछ जैसे लैंड होल्डर्स की अलग सोसाइटी बन गई, मनी लेंडर्स की अलग सोसाइटी बन गई, ऐसा छोटा मोटा इंडिया के बाहर एक दो दादा भाई नौरोजी ने और कोशिश करी। एंड धीरे धीरे ये सब इकट्ठे आकर जो ये बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरुआत करने की कोशिश करी। इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में बन गया, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम ये लोगों को लगता है कि भाई कौन किसने बनाई, क्या किया। देखो ए.ओ. ह्यूमे अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, मतलब इंडिया में काम करते थे बट ब्रिटिशर थे, इंडियन नहीं थे। नाम से पता लग रहा है वैसे ए.ओ. ह्यूम, तो ही वाज अ ब्रिटिशर एंड सिविल सर्वेंट, जो कि रिटायर्ड थे। वो जो कि ऐसा लग रहा था, उनको लगता था कि इंडिया में अगर जो कि गवर्न तो कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ऐसा तो है नहीं कि अभी आ रहे हैं, आ तो गए ही हैं, सेटल तो हो गए हैं, तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए वगैरह, तो मतलब इंडियंस को भी पूरा ऐसा पार्ट लेना चाहिए उसमें, तो उनका ये मानना था। तो ए.ओ. ह्यूम ने काफ़ी वॉलंटियर किया, काफ़ी ऐसा बनवाया कांग्रेस को, ठीक है, लॉफुली एंड वो सब चीज़ें। अब इसमें काफ़ी मतलब मेन इंडियंस का हाथ था, लेकिन ए.ओ. ह्यूम ने भी काफ़ी हेल्प करी और उन्होंने भी ऐसा फॉर्म किया, ए.ओ. ह्यूम ने फॉर्म की कांग्रेस को। अच्छा, अब अगर हम एम्स की बात करें कि इनके इमीडिएट एम्स क्या थे, तुम्हारी बुक में आई गेस यही सब है। कुछ एम्स इंपॉर्टेंट है, एम्स मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं जनरली, सो वी शुड नो दैट। पहला क्या है, अपनी भाषा में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए किस वे में प्रेजेंट करना है। टू से शुरू करना ऐसा अच्छा लगता है। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या मतलब कि फ्रेंडली रिलेशंस को बनाना, जो कि काम तो देखो सब एक ही करना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो है जो इंडिया पॉलिटिकल काम कर रहे हैं नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, राइट। पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उन सबको मतलब इकट्ठे लेके आना, फ्रेंडली रिलेशंस बनाना उनके बीच में। सेकंड, टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस। क्या मतलब कि मतलब बिना कुछ ऐसा देखे, जाति देखे, बिना कोई रिलीजन देखे, बिना कोई ऐसा प्रोविंस देखे, एक ना वननेस की नेशनल यूनिटी लेके आना। नेशनल यूनिटी तो यही है ना, जो हम एक देश के बंदे हैं, उसमें ये थोड़ी हम इस जाति के, हम उस जाति के, हम इस रिलीजन के, उस रिलीजन के, तो वो सब एक चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये उनका एक और एम था। टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम टू द गवर्नमेंट, कि जो पॉपुलर डिमांड है, जो मेजॉरिटी चाहती है, उसको पहले तो समझे क्या चाहती है, ठीक है, उसको सही शब्दों में लेके आए, क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन इनमें जो सिमिलैरिटीज है उनको जोड़कर, ठीक है, कुछ ऐसा सरकार से बोला जाए, ठीक है, कि हमें ये चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाए एक वे में, एक लीगल वे में, टू मतलब एक ऐसे वे में कि वो भी समझ पाए, राइट। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उस टाइम का मानना था। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, टू ट्रेन करना और मतलब पब्लिक ओपिनियन को पता लगाना ना, जैसे पैट्रियोटिज्म वगैरह वाली फीलिंग उनको पता लगाना कैसे होती है, और उनको ऑर्गेनाइज करना, पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज मतलब काफ़ी कुछ करना चाहते थे लोग, बट उनको पता नहीं था कैसे क्या, ठीक है, तो उसको ऐसा लोगों को समझाना कि भाई ऐसा कुछ भी करने से कुछ नहीं हो जाता,
एक बार अगर तुम मतलब कुछ कर दोगे तो उससे पूरी आज़ादी नहीं मिल जाएगी। इट्स अ लंबा प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आज़ादी की तो वैसे यहाँ पे बात भी नहीं हो रही थी, बट हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। दिस वॉज योर मेन चैप्टर, ऑलमोस्ट यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। बात यहाँ पे क्या आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तुम्हें लगेगा काफ़ी कुछ है अगले चैप्टर्स में। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक और चीज़ समझ सकते हो कि फर्स्ट सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था। 1885 में हुआ था। सेकंड सेशन कब हुआ था? 1886। ऑब्वियसली हर साल दिसंबर में होता है, तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है, मतलब होता था, ठीक है। फर्स्ट सेशन 1885, सेकंड सेशन 1886। जो फर्स्ट सेशन था उसमें 72 डेलीगेट्स आए थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी उनके प्रेसिडेंट थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड दादाभाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन। में कर देते हैं, दादाभाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन, उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो अब जो फर्स्ट सेशन था वो होना पुणे में था, तो पुणे में प्लेग आ गया, वहां पे नहीं कंटिन्यू कर पाए। December 28 to December 31 मुंबई में करके उन्होंने कॉलेज में किया, एंड दैट वॉज योर चैप्टर एट होल। सो आई होप तुम्हें चीजें समझ आई हो। कम से कम टाइम में मैंने कंप्रेस करके वीडियो को कोशिश करी है कि मैं खत्म कर पाऊँ चैप्टर को। जो तुम्हारे आगे के चैप्टर है वो भी जल्दी आएंगे, एंड डू लेट मी नो हाउ वॉज दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब। Thank you.